आपकी हार में भी हमारी जीत है, हमारी जीत तो हमारी है ही। अब आप देखिए ना, पूरे देश भर में ढिंडोरा पीटते हैं कांग्रेस के वाले लोग या विपक्ष के लोग कि नरेंद्र मोदी को हमने औकात याद दिला दी, हमने उनकी सबसे बड़ी उनकी हार हुई है। क्या हार हुई? सरकार चला रहे, केंद्र में भाजपा की सरकार है। आप अगर 19 के चुनाव में देखिएगा तब भी बिहार में तीसरा मोर्चा बना था, 20 के चुनाव में देखिएगा तब भी तीसरा मोर्चा बना था, और 20 के चुनाव में तो स्पेशली आपको याद होगा उपेंद्र कुशवाहा ने तीसरे मोर्चे का निर्माण किया था, जिसमें बसपा भी शामिल थी, ओवैसी की पार्टी भी शामिल थी। खास से इसमें जाना चाहिए पप्पू यादव को, जिन्होंने पूर्णिया जैसी सीट पर डिफिकल्ट एक इलेक्शन लड़ा और निर्दलीय जीता। उनके साथ तो न सत्ता पक्ष के लोग थे न विपक्ष के लोग थे, दोनों ही उनके खिलाफ थे। यहाँ तक कि उनको हराने के लिए ये तक कह दिया था किसी ने कि भले ही आप मेरे प्रत्याशी को वोट न दीजिए लेकिन उनको न दीजिए, आप भाजपा को दे दीजिए। पता नहीं तेजस्वी यादव के साथ ऐसा क्यों हो जा रहा है। रिसेंटली जो भी चुनाव वो लड़ने जा रहे हैं, आप देखिए कि एक चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा जहर पीने के लिए तैयार थे, वो बाहर चले गए। हर चुनाव में उनका गठबंधन पूरा बदल जा रहा है। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा कितना वोट दिला पाएंगे इसी पर सब कुछ डिपेंड करता है। कुशवाहा जाति का वोट जो है वो कितना भाजपा को चाहिए इसी पर सब कुछ डिपेंड करता है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मुझे लगता है आज भी कि उपेंद्र कुशवाहा की वो सीट कंफर्म है, कोई बहुत उसमें बट नहीं है। ये दिस इज अ प्रॉब्लम फॉर द फ्यूचर बट स्टिल अ प्रॉब्लम। और चिराग पासवान इस प्रॉब्लम को सोचकर फिलहाल तो बहुत टेंस नहीं हो रहे होंगे, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा चिराग पासवान के लिए समस्या बड़ी होती जाएगी और फिर इस समस्या को सॉल्व करने के लिए उनके पास उस तीसरे मोर्चे का ही सहारा दिखेगा। नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप, जहां पे हम करते हैं खबरों की चीरफाड़ निरंतर जारी है बिहार के राजनीति की, और बिहार में घट रही घटनाओं के बीच हम चर्चा कर रहे हैं नीतीश कुमार के आने वाले रणनीति पर। लेकिन उनकी रणनीतियों पर क्या पानी फेरने वाला है? क्या अमित शाह के जो चाल उन्होंने चली है, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी के साथ उन्होंने गठबंधन किया है, ये गठबंधन बहुत ज़्यादा दिन तक टिकने वाला नहीं है। ऐसी कई संभावनाएं बिहार के राजनीति में खूब दौड़ रही हैं। इन सब के बीच में प्रशांत किशोर जो अब प्रासंगिक बनते चले जा रहे हैं बिहार की राजनीति में, क्या वो थर्ड फ्रंट की तरफ बढ़ रहे हैं? क्या अपने साथ तमाम जो दल हैं, जिनको किसी भी दल में, जैसे मान लीजिए महागठबंधन हो या फिर एनडीए गठबंधन हो, इसमें उनको उतना तवज्जो नहीं मिल रहा, या सीट बंटवारे पर हो, या मामला राज्यसभा भेजे जाने की हो, विधानसभा चुनाव पर हो, या फिर एमएलसी या विधान परिषद की जो चर्चा चल रही है उस पर हो, तो ऐसे में क्या प्रशांत किशोर उनके लिए पालनहार बनने जा रहे हैं? क्या तीसरे मोर्चे की तैयारी बिहार में की जा रही है? प्रशांत किशोर इसके बड़े सूत्रधार बनेंगे क्या? चलिए इस खबर को स्ट्रेचर पे लेटाते हैं और चीरफाड़ करवाते हैं अपने संपादक डॉक्टर नमन मिश्रा सर से। सर, प्रशांत किशोर जिनके बारे में चर्चा चल रही है कि तीसरे मोर्चे की तैयारी ने उड़ाई नीतीश तेजस्वी की नींद, पीके के साथ जुड़ेंगे ये सारे दल। सर, क्या वाकई में तीसरा फ्रंट बिहार में बन रहा है? 2025 में 20 वाली परिस्थितियां बनेंगी? देखिए, तीसरा मोर्चा बिहार में हमेशा से था और देश की राजनीति में भी है। लेकिन है क्या कि पिछले कम से कम 2 दशकों से तो राजनीति ऐसी ही चल रही है कि कंप्लीट पोलराइजेशन होता है और उसके बदले जस्ट अपोजिट में रिवर्स पोलराइजेशन होता है। तो दो गठबंधनों का ही चुनाव बनकर रह जाता है। लेकिन बिहार में इस बार एक्सपेरिमेंट हुआ है और उस एक्सपेरिमेंट में सफलता प्राप्त हुई है। खास से इसमें जाना चाहिए पप्पू यादव को, जिन्होंने पूर्णिया जैसी सीट पर डिफिकल्ट एक इलेक्शन लड़ा और निर्दलीय जीता। उनके साथ तो न सत्ता पक्ष के लोग थे न विपक्ष के लोग थे, दोनों ही उनके खिलाफ थे। यहाँ तक कि उनको हराने के लिए ये तक कह दिया था किसी ने कि भले ही आप मेरे प्रत्याशी को वोट न दीजिए लेकिन उनको न दीजिए, आप भाजपा को दे दीजिए। तो ये इतना के बावजूद भी अगर जनता के उनके वोटरों का प्यार उनको मिला, तो ये साबित करता है कि ऐसे अपवाद और भी हो सकते हैं। और तुरंत चुनाव खत्म होता है, उपचुनाव होता है, और हमने देखा कि पूर्णिया की एक विधानसभा सीट से एक और निर्दलीय जीत जाते हैं जी, रुपौली में। तो या तो
होता है कि जब आप सोना के खदान में या हीरे के खदान में जब खुदाई होती है और खोदते हैं, लोग खोजते हैं, नहीं मिलता है, एक बैग ही कहीं मिल जाता है, और जब मिल जाता है तो लगातार मिलने लगता है, चला जाता है। तो वही बात है कि कोई और मिल गया है। ऐसा लग रहा है जैसे बिहार की राजनीति में कोई ऐसा नया पॉलिटिकल चेंज आ गया है जिसे जनता ने भी स्वीकार कर लिया है। और पहले था कि ठीक है, हम नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, ठीक है, मेरा सांसद काम नहीं करता है, चलो झेल जाते हैं, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के चक्कर में इनको भी झेल जाते हैं, जिताते हैं। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है। इस बार कई लोगों को हार का सामना करना पड़ा है। लोगों ने ये भी रिस्क लिया कि नरेंद्र मोदी सरकार न बने तो न बने, हम इनको वोट तो नहीं करेंगे। और बदले में जो ऑप्शंस आरजेडी की तरफ से दिए जा रहे थे या अन्य गठबंधन के दलों की तरफ से, महागठबंधन के, उसे भी स्वीकार नहीं कर रहे थे लोग। मतलब एक नया चेहरा, नई रणनीति, नए सिरे से बिहार, नई सोच, नया पैटर्न, नए समस्याओं का नया समाधान हो सकता है। कि देखिए, अब बार बार एक नट को खोलने की कोशिश कर रहे हैं, कभी सलाई रिंच लगा रहे हैं, कभी पेचकस, कभी पिलास। हो सकता है कोई नया तरीका लगाना पड़े, नट खोलने की जरूरत ना हो, पूरा सिस्टम ही खोलना पड़े। ऐसा ही कुछ बिहार की राजनीति में अब करने की आवश्यकता है, और उसके वहाँ कई बने हैं कालांतर में। जैसे आपने कहा कि तीसरे मोर्चे की संभावना, देखिए तीसरा मोर्चा हमेशा से एग्जिस्टिंग था, इट वाज ऑलवेज एग्जिस्टेंट, बट दिक्कत क्या थी कि वो रडार के नीचे था। लड़ाइयाँ जब दो, कहा भी जाता है, जब जंगल में जब दो बड़े जानवर आपस में टकरा रहे हों, तो छोटे जानवरों का उतने भी छोटे नहीं है कि मतलब शिकार ना कर सके या हमलावर ना हो, लेकिन चूंकि दो बड़े जानवर लड़ रहे हैं तो वो धीरे से अपने आप को वहाँ से अलग कर लेते हैं या ध्यान उन पर नहीं जाता है। लेकिन आप अगर 19 के चुनाव में देखिएगा तब भी बिहार में तीसरा मोर्चा बना था, 20 के चुनाव में देखिएगा तब भी तीसरा मोर्चा बना था, और 20 के चुनाव में तो स्पेशली आपको याद होगा उपेंद्र कुशवाहा ने तीसरे मोर्चे का निर्माण किया था, जिसमें बसपा भी शामिल थी, ओवैसी की पार्टी भी शामिल थी, और एक प्रोग्रेसिव मुझे लगता है अलायंस करके था, गठबंधन तब बनाया गया था, और उसने असर भी किया था। उसकी तरफ से ओवैसी के 4 या 5 विधायक जीते थे और एक जमाल खान जीते थे जो बीएसपी से जीते थे। तो इनके जीतने के बावजूद भले इन्हें तोड़ लिया गया, लेकिन ये असर तो हुआ था। और फिर हमने देखा कि इसी चुनाव में चिराग पासवान भी एक विधायक जिताए थे, राजकुमार सिंह, उनको भी तोड़ लिया गया था। और उनके, देखिए, चिराग पासवान जीते नहीं, लेकिन उनकी वजह से इम्पैक्ट बिहार की राजनीति पर एवर सो डेंटिंग ये जदयू के लिए रहा। जदयू उसके बाद से उभर नहीं पाई ठीक से। अब सच बोलिए तो परिस्थितियों की वजह से आज नीतीश कुमार के पास 12 सांसद आ गए हैं और वो केंद्र में बड़े महत्वपूर्ण हैं सरकार में। इस वजह से नीतीश कुमार के पास एक अतिरिक्त ताकत आ जाती है, लेकिन संगठन वाइज आज भी जदयू बहुत कमज़ोर है। जदयू ने इस बार विधानसभाओं में बहुत लीड ली है, कई विधानसभाओं में उसने व्हाइट वॉश कर दिया है, लेकिन फिर भी इस बात का ये प्रूफ नहीं है कि नीतीश कुमार आने वाले विधानसभा चुनाव में वो रिजल्ट रिपीट कर पाएंगे लोकसभा वाला। कोई गारंटी इस बात की नहीं है, क्योंकि पीछे भी आप जाते हैं तो आप वही देखते हैं कि नीतीश कुमार कमज़ोर थे। आप 15 में जाते हैं तब भी आप नीतीश कुमार को देखते हैं कि नीतीश कुमार के साथ अगर ये सब नहीं आए होते। देखिए, एक गेम भी था आज, बड़ी मज़ेदार बात है कि प्रशांत किशोर ने चर्चा भी इस बात की कि मैं अगर नहीं रहता नीतीश कुमार साथ 2015 में तो नीतीश कुमार की पार्टी समाप्त हो जाती, वो नहीं जीत पाते। लेकिन सच्चाई ये नहीं है। और देखिए, क्रेडिट भी नीतीश कुमार ने इस बात का दिया था, उनको प्रशांत किशोर दिया था उस वक्त। लेकिन सच्चाई केवल इतनी नहीं है। मैंने आपको बताता हूँ पूरी कहानी, मैंने कई बार बताया भी पंचनामा में, और मुझे लगता है कि आज वो रिपीट करने की जरूरत भी है। 2015 का चुनाव, चूंकि 2014 में नरेंद्र मोदी एक लैंडस्लाइड से जीत कर आए थे, तो 15 का चुनाव वाज ऑलवेज गोइंग टू बी डिफिकल्ट फॉर बिहार महागठबंधन जदयू एंड आरजेडी। इसीलिए नीतीश कुमार ने अपने वर्तमान के परिस्थितियों को देखते हुए, नरेंद्र मोदी के ताकत को देखते हुए ये तय किया कि वो झुकेंगे, वो पेड़ की तरह उखड़ेंगे नहीं। और इस आंधी को संभालने के लिए उन्होंने तुरंत अपने सबसे बड़े दुश्मन लालू यादव को हाथ बढ़ा दिया। लालू यादव ने इस चुनाव को अगड़ा पिछड़ा न किया होता तो उसमें इतनी बड़ी जीत नीतीश कुमार के हाथ में नहीं आती। प्रशांत किशोर उसका क्रेडिट लेना चाहे ले ले, नीतीश कुमार उसका क्रेडिट लेना चाहे ले ले, देना चाहे दे दे क्रेडिट दूसरे को, लेकिन सच्चाई यही है कि उस चुनाव में लालू यादव ने मोहन भागवत के एक बयान को
इस तरीके से आड़े हाथ लिया आरक्षण को लेकर, जिसपे आरक्षण की समीक्षा की बात उन्होंने की थी। और संजय यादव जो कि आज राज्यसभा गए हुए हैं, वो समय सलाहकार थे, उन्होंने ट्वीट किया था कि आरक्षण किसी का बाप नहीं छू सकता है लालू यादव के रहते हुए। ये जैसे ही ट्वीट किया उन्होंने, बिहार का चुनाव 2015 का अगड़ा वर्सेस पिछड़ा हो गया। आरक्षण हटाने वाले तथाकथित रूप से और आरक्षण बचाने वाले तथाकथित रूप से आमने सामने हो गए। ना तो भाजपा ने कभी आरक्षण हटाने की बात की, ना मोहन भागवत आरक्षण खत्म करने की बात कर रहे थे, लेकिन लालू यादव ने ऐसा उसको प्रतीत कराया उस ट्वीट को कि वो आरक्षण समाप्त करेंगे और हम होने नहीं देंगे। पूरा चुनाव इसी पर हुआ था और इसी वजह से 2014 के प्रचंडता में आए हुए नरेंद्र मोदी को बिहार में 2015 में बड़ी हार का सामना करना पड़ा था। तो क्रेडिट अगर वास्तविक तौर पर किसी को जाना चाहिए 2015 का, तो या तो लालू यादव को जाना चाहिए या फिर संजय यादव को जाना चाहिए जो उन्होंने ट्वीट किया था, ना कि नीतीश कुमार को, आप प्रशांत किशोर को। ये जबरदस्ती का अपना अपना तो वो क्यों क्रेडिट अपना खुद से लेते हैं कि मैं बिना प्रशांत किशोर के नीतीश की पार्टी बहुत हाइप में नहीं आती। जो स्लोगन उस वक्त चला था, फिर से एक बार हो नीतीश कुमार। राजनीति में सिल्वर लाइनिंग्स होती हैं। आपकी हार में भी हमारी जीत है, हमारी जीत तो हमारी है ही। अब आप देखिए ना, पूरे देश भर में ढिंडोरा पीटते हैं कांग्रेस के वाले लोग या विपक्ष के लोग कि नरेंद्र मोदी को हमने औकात याद दिला दी, हमने उनकी सबसे बड़ी उनकी हार हुई है। क्या हार हुई? सरकार चला रहे, केंद्र में भाजपा की सरकार है और आप मतलब कौन से ख्याली पुलाव पका रहे हैं कि आप अगर रोक पाते नरेंद्र मोदी को तो ये सारे दावे अच्छे लगते हैं। आपने सबसे जो कहा सकता है कि बुरा प्रदर्शन किया है पिछले 10-12 सालों का। आप तीसरी बार हारे हैं नरेंद्र मोदी से और फिर भी आप ये दावा कर रहे हैं कि आप उनको हरा दिया आपने। फिर तो वो ये कहेंगे कि बहुत आंकड़ा नहीं है हराने के पीछे में, आंकड़ा का वो खेल खेलने लगे। वही बात है, देखिए हार होती है राजनीति में। आप समझ रहे हैं कि हाँ ठीक है, दिस प्रूव्स कि एनडीए एकजुट है। और वास्तविक तौर पर मैं बार बार ये बात बोलता हूँ कि गठबंधन जब प्री पोल अलायंस था ना, गठबंधन से पहले किया गया था। नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार बचाने के लिए 12 को जदयू के सांसदों को, नीतीश कुमार को स्वीकार नहीं किया और फिर नायडू को बुलाया नहीं, बल्कि ये लोग एनडीए बनकर ही चुनाव लड़े थे। तो जो पूरा मैंडेट मिला है वो एनडीए को मिला है। अब दिक्कत क्या है कि विपक्ष ये सोचकर खुश हो रहा है कि नरेंद्र मोदी अपने दम पर भाजपा कम से कम सत्ता के स्थिति तक नहीं पहुंच पाई, आंकड़े तक। इस बात का थोड़ा मलाल है। ये खुशी मनाने की चीज है। अरे आपको ये जरूर सोचना चाहिए कि नरेंद्र मोदी एनडीए जो सरकार बनी है उसमें ये सारे लोग अलायंस पहले ही कर चुके थे, ना कि सरकार बनाने के लिए 12 सांसदों की आवश्यकता पड़ी तो उसको बाहर से लाया गया। तो ये सरकार कायदे से स्टेबल है क्योंकि प्री पोल अलायंस है। लेकिन अब नीतीश कुमार की राजनीतिक शैली ऐसी रही है, नायडू का पैटर्न ऐसा रहा है, रिसेंट जो पैटर्न रहा है, तो थोड़ा सा लगता है कि कुछ हो सकता है और इसी पर जीवित है, संभावनाओं पर पूरी राजनीति टिकी हुई है राहुल गांधी की और कांग्रेस की। लेकिन मैं वही इससे मैं ये साबित करना चाह रहा था कि इसी तरीके से राजनीति में होता कुछ और है और करने की कोशिश कुछ और की जाती है। आपको याद होगा पूरे चुनाव में लोकसभा में तेजस्वी यादव एक ही राग अलाप रहे थे, हम जीत रहे हैं, भाजपा कहीं नहीं है, नहीं टिके। कुछ हद तक यूपी में ये बात सही भी हुई, लेकिन यूपी का क्रेडिट मैं तेजस्वी यादव को नहीं दे सकता हूँ, अखिलेश यादव को देना चाहिए। बिल्कुल उनको मिलना चाहिए और ना कांग्रेस को मिलना चाहिए, ना किसी को अखिलेश यादव को मिलना चाहिए। और रही बात बिहार की, तो बिहार में ये बहुत बुरी हार, फिर तीसरी बुरी हार लगातार तेजस्वी यादव की हुई है और खासतौर पे इंडिया ब्लॉक की हार हुई। बिल्कुल, कोई प्रचार करने तक नहीं आ रहा। तो इंडिया ब्लॉक के तो मेन यहाँ यही न थे, लालू यादव और तेजस्वी यादव ने सारे फैसले लिए, कांग्रेस तो थी भी नहीं कहीं लड़ाई में। और मैं यही साबित करना चाह रहा हूँ आज के पंचनामा में कि ये जो संभावनाएं बन रही हैं, ये जो तीसरा मोर्चा बनने की इस कगार पर खड़े हैं हम, ये कोई जरूरी नहीं है कि आप जो सोच रहे हैं कि प्रशांत किशोर से छुट भैया पार्टियां मिल जाएंगी और मिलकर तीसरा मोर्चा बना लेंगी ना, बड़ी पार्टियां इसमें आती हुई मुझे दिख रही हैं। आप आखिरी चुनाव जो 2024 का चुनाव था बिहार का लोकसभा का, उसमें कांग्रेस और राजद के रिश्तों का एनालिसिस कैसे करते हैं बताइए मुझे। कांग्रेस और राजद जिस तरीके से प्रचार प्रसार में या फिर तेजस्वी यादव के समर्थन में न आना, लास्ट तक हमें ये उम्मीद था कि राहुल गांधी आएंगे, प्रचार होगा, एक हाइप क्रिएट होगा, लेकिन वो स्थितियां नहीं बन पाई। दोनों देखिए,
पता नहीं तेजस्वी यादव के साथ ऐसा क्यों हो जा रहा है। रिसेंटली जो भी चुनाव वो लड़ने जा रहे हैं, आप देखिए कि एक चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा जहर पीने के लिए तैयार थे, वो बाहर चले गए। हर चुनाव में उनका गठबंधन पूरा बदल जा रहा है। एक चुनाव में मुकेश सहनी के पीठ में छुरा घुपा गया, एक चुनाव में वापस आ गए, एक चुनाव में उपचुनाव में तो अलग अलग लड़ा चुनाव कांग्रेस और लालू यादव ने। आपको याद होगा लालू यादव का पुतला तक फूंक दिया था कांग्रेस के लोगों ने। और नीतीश के वापसी के साथ ही कांग्रेस और राजद भी वापस आई थी एक साथ इस गठबंधन में, महागठबंधन। अब नीतीश नहीं है तो फेविकोल नहीं है तो ये सटेगा नहीं। और मुझे लगता है कि बिहार में आपको एक अलग एक्सपेरिमेंट देखने को इस बार मिल सकता है। मुझे लगता है कि कांग्रेस भी तीसरे मोर्चे की एक बड़ी सहयोगी बन सकती है बिहार में, ऐसा मुझे दिख रहा है। देखिए, एक तो जो वर्तमान अध्यक्ष है उनका कार्यकाल लगभग समाप्त सा है। आगे चल के आपको पता है कि कौन उस कार्यकाल के उस कुर्सी के लिए ज़्यादा बड़े दावेदार हैं। पप्पू यादव निर्दलीय चुनाव लड़के आए हैं। लालू और तेजस्वी से क्या उनके रिश्ते रहेंगे ये आपको पता है अच्छे से। धोखा किसके साथ किसने किया है वो भी आपको पता है। कांग्रेस में अपनी पार्टी पप्पू यादव ने विलय की थी। अब पप्पू यादव के हाथ में कांग्रेस, अब चूंकि वो कहते हैं कि वो कांग्रेस सांसद है, तो उनके हाथ में यदि कांग्रेस का कमान आ जाता है तो आपको लगता है कि लालू यादव और तेजस्वी यादव से रिश्ते अच्छे रहेंगे कांग्रेस के? मुझे लगता है कि तेजस्वी खुद नहीं चाहेंगे कि उस कांग्रेस का तो वो गठबंधन करें। और जो पिछले चुनाव में कांग्रेस को बुली किया है आरजेडी ने, वो भी कांग्रेस भूली नहीं है। सारे कार्यकर्ताओं के मन में जहर है। मैंने जब भी जिनसे बात की है वो यही जहर उगलते हैं। और सर इसी में एक बात, कैमरे के सामने बोलने में हिचकते हैं। इसी में सर एक बात याद आ रहा है कि कई जगहों पर जब हम जा रहे थे कांग्रेस के कैंडिडेट का प्रचार प्रसार करने, बड़े लेट से याद आ रहा था तेजस्वी यादव को कि अच्छा हमारा गठबंधन का एक कैंडिडेट है, यहाँ पर प्रचार करना चाहिए। तो वो कहीं ना कहीं जो आप रिश्ते की बातचीत कर रहे थे वो रिश्ता वहीं पर समाप्त हो रहा था। बिल्कुल, वो देखिए वो चरमराया रिश्ता है, एक दूसरे पर भरोसा नहीं है। एक परिवार में कुछ लोग आपस में मजबूरीवश जरूर रहते हैं, कहीं कहीं ऐसा परिवार आप देखे होंगे, लेकिन किसी का किसी से पटता नहीं है। चूल्हे अलग जलते हैं, घर अलग है, मालिकाना हक अलग है, बस केवल एक छत है, उस छत के चलते रह रहे हैं। ऐसा ही बिहार में महागठबंधन मुझे दिख रहा है। हाँ, मुझे लगता है कि लेफ्ट की पार्टियां आज आरजेडी की बहुत बड़ी अलायंस है। आरजेडी को अगर सबसे ज़्यादा सुकून मिल रहा है तो वो लेफ्ट की पार्टियों की वजह से मिल रहा है। उन्होंने अच्छा सपोर्ट किया तेजस्वी यादव का, और फिर इस चुनाव में अपने हद तक जितना था राजनीतिक हैसियत मुकेश सहनी ने भी सपोर्ट किया। लेकिन मुकेश सहनी कहाँ जा रहे हैं ये भी आपको पता है। मुकेश सहनी के पास तीसरे मोर्चे की संभावनाएं नहीं थी 2024 में, वरना वो भी तीसरे मोर्चे की तरफ जाते हैं। तो एक बड़ा चेहरा तो मुझे कांग्रेस दिख रहा है बिहार में उस तीसरे मोर्चे की तरफ जाते हुए। दूसरा आपको पता है कि प्रशांत किशोर वहाँ पहले से ही वेटिंग में है। फिर मुझे लगता है कि मुकेश सहनी भी, अगर भाजपा के साथ उनकी बात नहीं बनती है तो उनके लिए भी तीसरा मोर्चा एक बड़ा विकल्प हो सकता है, एक ऑप्शन हो सकता है। आपको पता है कि कल ही राज्यसभा की जो बात हो रही थी 2 सीटों की, उसमें क्योंकि पहले से ये अंडरस्टूड है और ये अनाउंस्ड है कि उपेंद्र कुशवाहा उस राज्यसभा की एक सीट पर जाएंगे, लेकिन भाजपा ने जब बैठक की तो उसमें चर्चा ही नहीं उनके नाम की हुई, और 12 नामों की चर्चा हुई है 2 राज्यसभा सीटों के लिए, और उसमें एक भी उपेंद्र कुशवाहा का नाम नहीं लिया गया। उपेंद्र कुशवाहा का नाम सम्राट चौधरी ने क्या आनंद फानंद में ले लिया? एक सवाल तो उठता है। हो सकता है कि सम्राट चौधरी को हो सकता है कि कुशवाहा समाज के लोग फ़ोन कर रहे हों, उन पर दबाव डाल रहे हों कि कैसे इतनी बड़ी हार हो गई, क्यों नहीं बोल रहे हैं आप, कुशवाहा के साथ इतना बड़ा खेल हो गया, आपको बोलना चाहिए। हो सकता है वैसे भी दबाव में वो हो सकता है कि पार्टी ने ही फैसला लिया हो कि आप बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, और अब पार्टी का मन बदल रहा हो। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा कितना वोट दिला पाएंगे इसी पर सब कुछ डिपेंड करता है। कुशवाहा जाति का वोट जो है वो कितना भाजपा को चाहिए इसी पर सब कुछ डिपेंड करता है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मुझे लगता है आज भी कि उपेंद्र कुशवाहा की वो सीट कंफर्म है, कोई बहुत उसमें वट नहीं है। लेकिन अगर जो मैसेजेस आ रहे हैं ये इनकी चर्चा अगर हम करें तो उन्हें भी अपनी पार्टी खड़ी करनी है, और एक सीट पर चुनाव लोकसभा में लड़नी है। अगर 2 सीट 3 सीट 4 सीट अगर विधानसभा में मिलेगा तो उपेंद्र कुशवाहा टिकेंगे वहाँ पे। पहले भी राज्यसभा से इस्तीफा दे चुके हैं, एमएलसी से इस्तीफा दे चुके हैं, केंद्रीय मंत्री से इस्तीफा दे चुके हैं, तो बहुत बड़ी बात नहीं है उनके लिए ये भी ठुकरा देना। तो मुझे लगता है कि ये भी एक बड़े विकल्प, चूंकि पहले भी ये रह चुके हैं तीसरे मोर्चे में, और आगे भी इनके लिए संभावना कोई बहुत कम नहीं है, अच्छी खासी संभावना है। फिर चिराग पासवान भी उसी श्रेणी में आते हैं। चिराग पासवान के 35-40 सीटों की कम से कम उनकी डिमांड है बिल्कुल सर। और उस डिमांड को क्या आप भाजपा को पूरा करते देख रहे हैं? मुझे तो नज़र नहीं आ रहा है। क्योंकि नीतीश कुमार जितनी उनकी इस बार विनेबिलिटी रही है लोकसभा में, और जितने विधानसभाओं में वो लीड किए हैं, उस आधार पर तो वो आधे सीटें अपने पास रखेंगे, लगभग बहुमत वाला आंकड़ा छू देंगे। मतलब समझिए कि नीतीश कुमार
जिनके विधायक 40-45 हैं वो आधी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे 243 की, और भाजपा जिसके पास लगभग 80 विधायक हैं उसकी सीटें कम हो जाएंगी तब। तो क्या ऐसी स्थिति के लिए भाजपा तैयार रहेगी? बिल्कुल नहीं तैयार। तो फिर बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा। तीसरा तो या तो मुझे लगता है कि चिराग पासवान का पेशेंस टेस्ट होगा या उनका नेगोशिएशन पावर टेस्ट होगा। वैसे में मुझे लगता है कि चिराग पासवान भी उस स्थिति में अगर उनके साथ अन्याय होता है फिर वैसा, तो वो दोबारा वैसा फैसला लेने में हिचकेंगे नहीं, खासतौर पर जब अगर इतना बड़ा विकल्प सामने तीसरा मोर्चा बनकर तैयार हो। और उनको ऐसा लगता है कि वो जो डिजर्व सीटिंग है उनका विधानसभा में, जैसे 35 से 40 सीट है, उस पर अगर बहुत ज़्यादा अच्छा मतलब दे रहे हैं परफॉर्मेंस, तब तो वो सर मुझे लगता है कि तीसरा विकल्प में ढूंढेंगे कि हमारी पार्टी तो जीत रही है, बीजेपी उतनी सीटें देंगी नहीं, तो फिर प्रशांत किशोर एक विकल्प बन जाएंगे। एक और बात जान लीजिए, चिराग पासवान कितना बड़ा मुश्किल में फंसने वाले हैं आने वाले समय में, ये भी सोचिएगा। मुश्किल क्या कहेंगे, एक बहुत धर्म संकट, ट्रिकी सिचुएशन में फंसने वाले हैं। चिराग पासवान पिछली बार कितनी सीटों पर लड़े थे चुनाव? लगभग 145 के आसपास, 143 सीटें, 42-45 के आसपास लड़े थे। अब बताइए कि इस बार वो कितना पर लड़ने वाले हैं? मैक्सिमम कितना पर लड़ते हैं आपको नजर आ रहे हैं इस गठबंधन में? इस बार कम से कम 30 तो उनका फिक्स है कि 30 पे लड़ेंगे ही लड़ेंगे। कितना लोगों को टिकट नहीं देने वाले हैं इस बार वो? लगभग मान के चलिए 120 लोगों को टिकट वो नहीं देंगे। 100 लोग मान लेते हैं, 100 लोग मान लीजिए। 100 लोग उनकी पार्टी में इंतजार में बैठे हुए हैं कि उनको टिकट मिलेगा, और उनको टिकट नहीं मिलता है। उसमें से ज़्यादातर लोग चले गए हैं इधर उधर, लेकिन फिर भी अगर आधा भी मानते हैं 100 का 50, तो 50 लोग उनकी पार्टी में टिकट नहीं मिलेगा उनको, तो वो कहाँ जाएंगे? ये दिस इज अ प्रॉब्लम फॉर द फ्यूचर, बट स्टिल अ प्रॉब्लम। और चिराग पासवान इस प्रॉब्लम को सोचकर फिलहाल तो बहुत टेंस नहीं हो रहे होंगे, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएगा चिराग पासवान के लिए समस्या बड़ी होती जाएगी, और फिर इस समस्या को सॉल्व करने के लिए उनके पास उस तीसरे मोर्चे का ही सहारा दिखेगा। कितना ब्लंटली उस जो विद्रोह होगा उस विद्रोह को रोक पाएंगे, इस पर भी डिपेंड करता है बहुत कुछ, लेकिन ये भी एक बड़े दावेदार उस तीसरे मोर्चे की तरफ हैं। तो प्रशांत किशोर अगर यहाँ पहले से खड़े हैं तो ये कोई गलत बात नहीं है, ये बेहतर है कि प्रशांत किशोर पहले से एक ऐसी जगह खड़े हैं जहाँ और लोगों के लिए जगह है। ऐसे में मुझे लगता है कि जो सपना नीतीश कुमार देख रहे हैं फिर सीएम बन जाएंगे, तेजस्वी जो दिख ही रहे हैं कि मैंने मेरे अलावा आप कौन, मैं नहीं तो कौन बे, तो वह अंततः तो लगता है कि मैंने घुमा फिरा के कहानी उसी पर आएगी कि तीसरा मोर्चा कितना इन लोगों को डैमेज करता है। तेजस्वी इस बात को उम्मीद लगा कर रखे होंगे कि अरे प्रशांत किशोर भाई 20-25 को डैमेज कर दो ना, भाजपा का, एनडीए का, नीतीश कुमार का ही 20 को गिरा दो, बाकी हम लोग संभाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप राजनीति में आप इसे ऐसे सुनते होंगे फिल्मों में कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, राजनीति में ऐसा होता नहीं है। इज अ दुश्मन नेवरदलेस, दुश्मन ही है वो, आपका हो किसी का हो, वो वोट शेयर उसी में से काटेंगे प्रशांत किशोर। और जब वो कहते हैं कि हम इतनी महिलाएं, इतने पिछड़े, इतने दलित और इतने यादव समाज के, इतना मुस्लिम लड़ाएंगे, तो वो तो आपको सीधा चैलेंज कर रहे हैं। और ये लोकसभा चुनाव नहीं है, ये विधानसभा है बिहार के लिए। अगर तेजस्वी यादव किसी यादव कैंडिडेट को मजबूत को उतारते हैं कि चलो उजियारपुर की ये सीट है विधानसभा, यहाँ पर हम जिताएंगे, एक यादव को मस्त, हमारे यहाँ मजबूत यादव प्रत्याशी है वो लड़ेगा, तो प्रशांत किशोर कहते हैं कि हम भी एक यादव लड़ाना चाहते हैं यहाँ से। आप बताइए, प्रसाद जो सीट श्योर शॉट जीत वाली सीट थी, उसमें अगर 10 से 15 हज़ार वोट अगर काट लेते हैं प्रशांत किशोर, और उससे कम में भी हो जाएगा खेला, लेकिन 10-15 हज़ार वोट भी अगर काट लेते हैं तेजस्वी यादव का, तो तेजस्वी वहाँ से हार जाएंगे। और यही काम फिर भाजपा के साथ भी होगा। भाजपा के यहाँ से मिश्रा जी को चुनाव लड़ाना चाहते हैं, अब मिश्रा जी के खिलाफ उधर लड़ जाए दुबे जी, हो गया खेल। यही ना राजनीति है, यही ना प्रशांत किशोर करते आए हैं अलग अलग राज्यों में, तो बिहार में क्यों नहीं हो सकता है? चलिए देखिए, तो प्रशांत किशोर एक विकल्प बन रहे हैं तीसरे मोर्चे की तरफ। इन पार्टियों में अगर जगह नहीं मिलता है, जो बड़ी पार्टियां हैं जिनको सीट बंटवारे से लेकर बाकी सारी समस्याओं से जूझना पड़ेगा, तो प्रशांत किशोर उनके लिए विकल्प बनेंगे। क्या वाकई में तीसरा मोर्चा बिहार में एक बार फिर तैयार हो रहा है? ये अपनी राय कमेंट में आप रख सकते हैं। फिलहाल पंचनामा के आज के चीरफाड़ में इतना ही, लेकिन निरंतर चीरफाड़ हमारी जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद।